लोकसभा चुनाव के 11 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया है। इस चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होगा। इनमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 7, असम की 5, बिहार और ओडिशा की 4, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मेघालय की 2 सीटों पर, वहीं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 1-1 सीट पर मतदान होना है। 7 चरणों में देश भर की लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। वहीं इस दौर में कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिन दिग्गजों पर सबकी नजरें हैं उनमें खास तौर पर महाराष्ट्र के नागपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले से होगा। तो नागपुर सीट से नितिन गडकरी हैं, सीधी लड़ाई उनकी कांग्रेस से। वहीं अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से इस बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता किरेन रिजिजू मैदान में हैं और उनका सामना पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी से होगा। अल्मोड़ा सीट की बात करें तो यहां बीजेपी के अजय टम्टा का मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप टम्टा से है। और जम्मू सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा हैं और मुकाबला कांग्रेस के रमण भल्ला से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। और इधर बागपत लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहां पर मौजूदा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह और एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन से आरएलडी कैंडिडेट जयंत चौधरी के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिलेगी। उधर उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी के अजय भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार हरीश रावत के बीच मुकाबला है। बिहार के गया लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का मुकाबला जेडीयू के विजय मांझी से होगा। और इधर गाजियाबाद से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मैदान में है, उनके सामने डॉली शर्मा है कांग्रेस की प्रत्याशी। और हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ मोहम्मद फातिह जुड़ रहे हैं, गया में मौजूद हैं। पहले रविंद्र आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि पहले चरण के चुनाव का जो प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है, लेकिन ये चुनावी लड़ाई पहले चरण में कितनी गंभीर दिख रही है आपको, सभी सियासी दलों के बीच की लड़ाई की बात करें तो? जी अभिलाषा, देखिए आज चुनाव का जो कैंपेन है वो अब थम गया है। रैलियां, बड़े बड़े जो जुलूस निकाले जाते थे वो अब नहीं निकाले जाएंगे और जो मतदाताओं को उम्मीदवार है वो व्यक्तिगत तौर पर या उनके घर घर जाकर वोट मांग भी सकते हैं। अब तमाम राजनीतिक दल जो हैं और जो उम्मीदवार हैं वो अपनी रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुँचा जाए और उनको वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों तक लेके आया जाए। देखिए बहुत इंटेंसिव कैंपेन यहाँ पर हुआ है। जो 7 लोकसभा की सीटें हैं जो इस बार 11 तारीख को चुनाव मतदान के लिए जा रही हैं वो बेहद अहम हैं। ख़ासतौर पर नागपुर जहाँ पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बार वो लगातार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और देखिए उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर कैंपेन किया है उसमें जो बाकी देश के कैंपेन है उससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने यहाँ पर विकास की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात की है और जिस तरीके से पिछले 5 साल में उनके मंत्री बनने के बाद यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो आए हैं, चाहे वो मेट्रो हो, रिकॉर्ड 3.5 बरस में मेट्रो का काम यहाँ पर पूरा कर दिया गया, एक फेज़ उसका चालू हो गया है। देखिए विदर्भ का जो इलाका है जिसमें 7 सीटें हैं, ये पूरे देश में बहुत जाना जाता था जब यहाँ पर कई आत्महत्याएं एक के बाद एक लगातार
पिछले करीब 3 दशकों में देखी गई थी। जी। इसकी वजह से ये इलाका काफ़ी बदनाम रहा है। उस वजह से यहाँ पर एक बड़ी मांग थी कि इस इलाके को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, विदर्भ जो है उसको एक अलग राज्य बना दिया जाए, ताकि जो यहाँ की समस्याएं, चाहे गरीबी है और किसानों की तकलीफें हैं, जो पिछड़ापन है, जो एजुकेशन है, हेल्थ है, उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सकता हो। लेकिन जिस तरीके से ये सरकार बनने के बाद और नितिन गडकरी जिस तरीके से दावे कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ मंत्री बनने के बाद जिस तरीके से किसानों से लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, रोजगार के कई जो है अवसर वो यहाँ के लोगों को पैदा करवाए हैं, जिसकी वजह से वो जो डिमांड थी उस पर शायद उतना प्रभाव अब नहीं रह गया है। लेकिन काफ़ी अहम है, पिछली बार ये तमाम सीटें बीजेपी और शिवसेना के खाते में गई थी। इस बार यहाँ पर मुकाबला कड़ा है। नागपुर की सीट बहुत रोमांचक भी है और रोचक मुकाबला भी है, क्योंकि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो पहले बीजेपी के सांसद थे और वो लगातार कह रहे हैं कि ये सीट जो है नितिन गडकरी, नाना पटोले कह रहे हैं कि नितिन गडकरी उनके राजनीतिक गुरु हैं। तो अभिलाषा, काफी रोमांचक ये मुकाबला है और 11 तारीख को जब मतदान होगा तो इस बार कितनी सीटें कौन जीतता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रविंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। और उधर गया में मोहम्मद फातेह मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ दोनों ही मांझी हैं। मोहम्मद, जीतन राम मांझी के लिए क्या आसान है ये सीट, क्योंकि 2 बार बीजेपी के ही खाते में गया की सीट गई है। राहुल गांधी ने प्रचार किया है जीतन राम मांझी के लिए। कुल मिलाकर कैसा मुकाबला है गया में? देखिए अभिलाषा, यहाँ पे गया में जो राजनीतिक समीकरण है अभी वो फिलहाल 2009 से जो विजय मांझी हैं जेडीयू के, वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। 2009 में उन्होंने जीत हासिल की, उसके बाद में 2014 में भी वो लोकसभा में चुन करके गए। फिलहाल जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है अभिलाषा, यहाँ पर लड़ाई तो कड़ी बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल चूंकि लोकसभा का चुनाव जो होता है वहां पे मुद्दे राज्य के ना होकर के राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, लिहाजा विकास यहाँ पर मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट मांगा जा रहा है। हालांकि आज राहुल गांधी की रैली थी गया में शाम को, बताया जा रहा है कि रैली उतनी सफल नहीं थी, उतने लोग वहां पर नहीं जुटे और यहाँ पे जो आम जनमानस है उनमें जो जिस तरह का विकास को लेकर के, यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं को लेकर के जो बातचीत हमने उनसे की, उनको विकास के नाम पे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम लिया कि हम मतलब विकास के साथ में जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे जो आज चूंकि चुनाव जो आयोग की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर के चुनाव की पूरी तैयारी अभिलाषा की गई। फिलहाल यहाँ पे हम गया में हैं। गया में अगर हम बात करें तो 9 विधानसभा की सीटें गया में हैं और तकरीबन 28 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। 2500 यहाँ पे केंद्र बनाए गए हैं। तो चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि आम लोगों को उनके घरों की दहलीज से निकाल करके मतदान केंद्रों तक लाया जाए। तैयारी पूरी है बिहार में। जी, गया सीट को लेकर अपनी पूरी जानकारी हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नागपुर से और वहाँ के जो चुनावी माहौल है उससे हमें रूबरू कराने के लिए। तो अब कुछ दिनों में नतीजों का इंतजार होगा, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के बाद जैसे जैसे 7 चरणों में चुनाव होंगे हर सीट पर नज़र होगी हमारी। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों में हम आगे बढ़ें तो बता दें आपको कि आज चुनाव प्रचार का, क्योंकि आखिरी दिन था, तो चुनाव प्रचार पूरे चरम पर देखने को मिला। और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रैली की बात करें तो आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वो मौजूद थे। जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि हमने पाकिस्तान में आतंकियों को मारा, लेकिन यहाँ भारत में कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो एक कदम आगे बढ़ गए हैं और कहते हैं कि हमारी सेना की वीरता की बात नहीं होनी चाहिए, इससे उनके वोट बैंक को नुकसान पहुंचता है। जब हमने आतंकियों पर प्रहार किया तो दर्द पाकिस्तान को हुआ, लेकिन आंसू हमारे यहां कांग्रेस और जेडीएस उनके साथियों के निकले। पूरी दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी हो गई, लेकिन हमारे यहां के महामिलावटी दल पाकिस्तान के बजाय मोदी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे थे।
प्रधानमंत्री ने मैसूर में भी जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कर्नाटक के मैसूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 5 साल से आपके इस सेवक ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलने का प्रयास किया है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कनेक्टिविटी तक हमारे प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ मैसूर को, इस पूरे क्षेत्र को हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र के लातूर में भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनके निशाने पर खासतौर पर कांग्रेस और एनसीपी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है और नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नागपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नक्सलवाद की समस्या पर काफी हद तक काबू पाया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर एनडीए की सरकार को बहुमत मिलेगा। 5 ही साल के कालखंड के अंदर नक्सलवाद के अंदर 36% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भौगोलिक क्षेत्रों में पहले 330 जिले थे, अब 76 से भी कम जिले होते 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 58 जिलों तक ये बात फैल कर रहे हैं। मित्रों, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में आईटी और ईडी के छापों के पीछे कोई राजनीतिक प्रभाव होने से इनकार किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर, एनआरसी समेत विभिन्न मुद्दों पर पार्टी का नजरिया साफ किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार समाचार एजेंसी एएनआई को दिए विशेष इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर, एनआरसी, पार्टी के संकल्प पत्र समेत विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की। अनुच्छेद 35A को हटाने और कश्मीर के पार्टियों के नेताओं के बयान पर राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अलग होने और 2 प्रधानमंत्री का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आज से नहीं वर्षों से यह चला आ रहा है और इस समय शायद चल रहा है। हो सकता है उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन ऐसा कोई मानता है कि किसी के कहने पर, किसी के इंस्ट्रक्शन पर यह सब सारे रेट्स हो रहे हैं, तो यह कहना मैं समझता हूं कि न्याय संगत नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय के छापों के पीछे कोई राजनीतिक दखल से इनकार किया। वो कह रही कि अगर बीजेपी जो है 35A और 370 को छेड़छाड़ करेगी तो हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा, मतलब कश्मीर तो अलग ही हो जाए। यह है फ्रस्ट्रेशन है, ये करने दी है। कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती है। हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम इसको जो है 35A समाप्त करेंगे। तो 2 वजीर आजम यानी 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं चलेगा, भारत में नहीं चलेगा। इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि बालाकोट में वायुसेना की एयर स्ट्राइक पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर हुई है और सुरक्षा बलों से सबूत मांगना सही नहीं है। टेररिज्म और डायलॉग दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के गया में जीतन राम मांझी के समर्थन में रैली की। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 20% गरीबों को न्याय योजना का लाभ मिलेगा। सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, गरीब से गरीब लोग के बैंक अकाउंट में आएगा 72,000 रुपए हर साल। गरीब परिवार जाएगा, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, कोई सेलफोन खरीदेगा, कोई साइकिल खरीदेगा। जैसे ही आपने खरीदना शुरू किया वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जैसे ही फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी आपके बच्चों को फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं केरल के वायनाड से अपना नामांकन करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल अपनी परंपरागत सीट अमेठी से नामांकन करेंगे। अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता ने नामांकन को लेकर खासे उत्साहित वो नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने अमेठी के सियासी माहौल का जायजा लिया। हम इस वक्त मौजूद हैं अमेठी में। अमेठी जो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट माना जाता है, साथ ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। आपको दिखाना चाहेंगे ये नजारा। ये हम इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस दफ्तर में, जहां से गांधी परिवार का गढ़ अमेठी के लिए नीतियां तैयार होती हैं। एक बार फिर
राहुल गांधी यहां से नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, यानी अपनी नामांकन यहां से दाखिल करने वाले हैं। तो इसके लिए यहां पर तैयारियां चल रही हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता मेरे साथ काफी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा, नाम बताइए अपना। चंचल वर्मा। चंचल जी, ये बताइए कि राहुल गांधी कितने मजबूत आपको लग रहे हैं? राहुल गांधी बहुत मजबूत है, इसलिए हम लोगों ने कहा आप वहां से देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं और उनकी जीत पक्की है। प्रियंका के आने से कितना बदलाव कांग्रेस में नजर आ रहा है? प्रियंका जी जब से सक्रिय हुई हैं, लोगों में जबरदस्त उत्साह है और उनके साथ साथ राहुल गांधी को यहाँ अमेठी की जनता, आपकी अमेठी की जनता उनको यहाँ का सांसद ही नहीं देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहती है, इसीलिए यहाँ भारी उत्साह है। लेकिन एक बात बताइए, राहुल गांधी तो अमेठी जिस तरीके से पारंपरिक सीट थी, लेकिन वहाँ केरल वायनाड पहुंच गए दूसरी बार लड़ने में, इससे कुछ निराशा आप लोग? ना सुनिए, उसको सुनिए ना। पूरा देश राहुल जी को चाहता है। अमेठी से तो ये ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, कल का नामांकन भी ऐतिहासिक होगा। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं, लेकिन 2014 में कांग्रेस की जीत का अंतर अमेठी से कम हुआ था। ऐसे में इस बार मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यहां कई दौरे किए हैं। ऐसे में दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। कैमरामैन अमित राजगुप्ता के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, अमेठी। और इधर लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने पहले बिजनौर और फिर सहारनपुर में रोड शो किया। प्रियंका गांधी ने बिजनौर में कांग्रेस उम्मीदवार नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सहारनपुर में उम्मीदवार इमरान मसूद के पक्ष में वोट करने की अपील की। बिजनौर और सहारनपुर में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बिजनौर में कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी का मुकाबला बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र सिंह से है और बीएसपी के मलूक नागर भी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सहारनपुर की बात करें, यहां कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद का मुकाबला बीएसपी के हाजी फजल रहमान और बीजेपी के राघव लखनपाल से है। बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से सीपीआई उम्मीदवार और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कन्हैया कुमार ने निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अपना नामांकन पर्चा भरा। बेगूसराय सीट पर कन्हैया कुमार का मुकाबला बीजेपी के गिरिराज सिंह और आरजेडी के उम्मीदवार तनवीर हसन से है। वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा और नतीजों का ऐलान 23 मई को होना है। चौथे चरण में महाराष्ट्र में 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 13-13, मध्य प्रदेश और ओडिशा में 6-6, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार में 5, झारखंड में 3, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होगा। इस दौरे में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर लोगों की नजरें हैं, उनमें बिहार के बेगूसराय सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट से डिंपल यादव हैं, कानपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा सीट से टीएमसी की मुनमुन सेन और बीजेपी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो शामिल हैं। वहीं आज ओडिशा विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए भी नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। इस दौर में 42 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 12 अप्रैल होगी।